नौकरानी हो तो ऐसी। ये कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग आदमी की जिसकी देखभाल उसके बेटे और बहुओं से ज्यादा उसकी नौकरानी माधुरी किया करती थी। क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी बेडरिडन था, इसलिए उसकी सेवा ज्यादा करनी पड़ती थी। और ये भी एक और कारण था कि दोनों बहुएं उससे ज्यादातर दूर ही रहा करती थी। ऊपर से इस बुजुर्ग आदमी की बहुओं ने उन्हें एक छोटे से कमरे में शिफ्ट कर दिया था। तो एक दिन, बहू। हाँ ससुर जी, ये लीजिए आपका पसंदीदा कॉर्न सूप। आपको बहुत पसंद है ना? हाँ बेटा। आपको तो ऐसा लगता है कि मुझे आपकी पसंद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते मुझे आपकी छोटी छोटी पसंद का कितना ख्याल रहता है। अरे मुझे पता है बहू, तुम ऐसा मत सोचो। अच्छा पिताजी, मैं सूप यहीं पर रख देती हूँ, आपको माधुरी सूप पिला देगी। मैं आपको सूप पिला देती ससुर जी, लेकिन क्या करूँ, मुझे भी बाजार जाना है। हाँ कोई बात नहीं, जाओ बहू। ये कहकर रानी वहां से चली जाती है। किशन को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसकी बहू अक्सर ही ऐसा किया करती थी। वो जो कुछ भी किशन के लिए लाती थी वो उसे कभी नहीं खिलाती थी। वो तो उल्टा माधुरी के ऊपर ही निर्भर रहती थी। खैर, किशन को कॉर्न सूप देते हुए किशन की छोटी बहू पुष्पा देख लेती है और बहुत नाराज होती है। क्या बात है, आजकल जिठानी जी ससुर जी की बड़ी सेवा कर रही है। ज़रूर दाल में कुछ काला है, अभी पता करती हूँ आखिर बात क्या है। पुष्पा किचन में जाती है। किचन को देखकर तो नहीं लग रहा कि जेठानी जी ने यहाँ पर कुछ पकाया है। ज़रूर कुछ खिचड़ी पक रही है। तभी पुष्पा की नज़र किचन में रखे डस्टबिन पर जाती है। अरे डब्बा, ऐसा लग रहा है कि कुछ बाहर से मंगाया है। मुझे तो इस लोमड़ी पर पहले से ही शक था। पुष्पा उस डब्बे को उठा लेती है। उठाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उस डिब्बे में बाहर से कॉर्न सूप मंगाया गया था। तभी मैं सोचूं ये लोमड़ी भला ससुर जी के लिए सूप बनाएगी। बड़ी चालाकी दिखा रही है ना। मुझे भी पता है आखिर ये चालाकी दिखा क्यों रही है। वो लोमड़ी चाहती है कि ससुर जी के जाने के बाद हमसे ज़्यादा प्रॉपर्टी उसके नाम हो, लेकिन मैं इससे कम नहीं हूँ। इसके इन बुरे इरादों पर अब भी पानी फेर दूंगी। हाँ, तभी वहाँ पर माधुरी आती है। अरे सुन, मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ मालकिन बोलिए। ये बता, मेरी जेठानी ससुर जी के लिए बाहर से सूप मंगाती है, ये बात तुझे पता थी ना? अरे वो क्या कर रही है, साफ साफ बोल। हाँ अच्छा, तू तो उससे मिली हुई है, क्या बात है? वो तुझे पैसे देती है क्या जो तू उसकी तरफ हो गई है? नहीं दीदी, ज़बान मत लड़ा। और सुन, मैं भी ससुर जी के लिए बाहर से खरीद कर कुछ लेकर आऊँगी तो मुंह नहीं खोलेगी, तू समझी? देखिए दीदी, मैं रानी दीदी की तरफ नहीं हूँ। उन्होंने मुझे ये सब बताने के लिए मना किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो मुझे काम से निकाल देगी। मुझे काम की इतनी चिंता नहीं है दीदी, इसलिए क्योंकि आपको तो पता ही है मेरा बाबूजी से बहुत लगाव हो गया है। हम उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते ना। और दीदी प्लीज़ आप भी ना बाबूजी को बाहर का मत खिलाइए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा उन्हें, और तुझसे ज़्यादा मैं उन्हें जानती हूँ, समझी? अब ज़्यादा बातें मत बना, जा जाकर काम कर। फिर क्या, पुष्पा भी अपनी जेठानी से कंपटीशन करने लगती है और वो भी बाहर से मंगा कर अपने ससुर जी को खिलाने लगती है। वहीं इन दोनों के ऐसा करने के कारण एक दिन किशन की तबीयत बेहद खराब हो जाती है। अब नौकरानी माधुरी को किशन की डबल सेवा करनी पड़ती है। बाबूजी, मुझसे आपकी ऐसी हालत नहीं देखी जा रही, मुझे आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। और माधुरी किशन को सारी बात बता देती है उसी शाम। अच्छा भैया, वो रोटी पास करना तो। हाँ ये ले। खाइए ना विनय जी ये। हाँ खा तो रहा हूँ, आराम आराम से खाऊंगा ना। ठीक है। खाना ठीक बना है ना? हाँ अच्छा बना है। नौकरानी माधुरी इन सभी को खाना खाते हुए देख रही थी। ये लोग कैसे हैं, कभी अपने पिताजी के साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते। अरे वो पिताजी को खाना दे दिया क्या तुमने? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो उन्होंने कुछ खाया था, अभी दे दूंगी ना, आप फिक्र मत करो, पहले आप खा लो। दरअसल ये लोग अक्सर ही ऐसा किया करते थे। पहले खुद खाना खाते थे, फिर अपने ससुर जी को पूछा करते थे। लेकिन माधुरी काफ़ी समझदार थी, वो पहले ही किशन को खाना खिला दिया करती थी। थोड़ी देर बाद रानी ससुर जी को खाना देने के लिए किचन में जाती है। अरे दीदी, मैंने बाबूजी को खाना दे दिया है, अब जाइए सो जाइए। ओह अच्छा, चलो अच्छा किया तुमने, गुड नाइट। तो माधुरी उनके सहारे काम कर दिया करती थी, इसलिए दोनों बहुएं अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल चुकी थी। खैर अगले दिन जब दोनों बहुएं इस बार किशन के लिए रोटी और सब्जी लाती हैं। बेटा मुझे पता है कि ये बाहर का खाना है, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं खा सकता। तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने कहा था मेरा बीपी बहुत बढ़ गया है, लेकिन ऐसा कैसे संभव है? माधुरी तो मुझे बहुत सादा खाना देती है।
किशन खाना खाने से मना कर देता है और इस बात से दोनों बहुरानी चिढ़ जाती हैं। तो ठीक है ना, आप माधुरी के हाथ का बना हुआ खाना ही खाइए, हम तो जहर खिला रहे हैं ना आपको। अरे रहने दीजिए। बहू, मैंने ऐसा कब कहा? अरे आपका क्या मतलब है वो हम समझ गए हैं ससुर जी। आपको तो हमसे ज्यादा माधुरी अच्छी लगती है, बस वही तो आपकी सेवा करती है और हम सब तो ऐसे ही हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहते हैं। चलिए जेठानी जी, यहाँ पर तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे बहू, ऐसा मत कहो। हाँ दीदी, बाबूजी को ऐसा मत कहिए, वैसे ही वो बहुत बीमार है। अरे तू चुप कर, 2 कौड़ी की नौकरानी हमें सिखाएगी। हाँ, जरा ससुर जी की सेवा क्या कर लेती है, खुद को महान समझने लगी है। दोनों बहुएं मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। दोनों बहुएं एक तो अपने ससुर का ध्यान नहीं रखती थी, ऊपर से हर वक्त कुछ न कुछ उल्टा सीधा उन्हें बोल दिया करती। अब हम जो खाना इन्हें देते थे ना, वो भी नहीं देंगे। हाँ, अरे इनके लिए तो वही पुरानी बासी ब्रेड और बासी रोटी ही सही थी। मैं भी ना बेवजह बस इनकी सेवा करने की सोचने लगी थी। वो क्यों? अब अरे कुछ नहीं, छोड़ो ना। चलो वो चाउमीन और चिली पनीर खाते हैं। ठीक है। तो ये देवरानी जिठानी कभी कभी मिल जाया करती थी तो कभी कभी झगड़ा किया करती थी, लेकिन दोनों ही अपनी ससुर की सेवा करने से कोसों दूर रहती थी। खैर, दूसरी ओर किशन बहुत रोता है, उसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। ये सब देखकर माधुरी को बहुत बुरा लगता है और वो भी किशन को देखकर रोने लगती है। बाबूजी आप फिक्र मत करिए, देखना भैया दीदी सब ठीक हो जाएंगे। बेटा, यही सोचते सोचते मेरी इतनी उम्र निकल गई, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगता है मेरी किस्मत में बहू और बेटों का सुख ही नहीं लिखा। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आपकी पत्नी कितनी अच्छी थी, वो आपकी कितनी सेवा करती थी ना, और भगवान ने हमको भेजा है ना आपके पास आपकी सेवा करने के लिए। तो आप इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमारे होते हुए हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे और आपको ना हम ठीक करके ही रहेंगे। हाँ, इस तरह माधुरी किशन का आत्मविश्वास बढ़ाती है। किशन को भी माधुरी की ऐसी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो अपने आंसू पोंछता है और अपने बाएं हाथ को माधुरी के सर पर रखता है। खुश रह बेटा, सच में भगवान ने मुझे बेटी नहीं लेकिन बेटे के रूप में तुझे दिया। मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम भी, जो हमको आप जैसे बाबूजी मिले, जो हमको यहाँ रहने देते हैं, खाने को देते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमें एक पिताजी का प्यार देते हैं। हमें तो हमारे असली पिताजी ने छोड़ दिया था, जो अपने होकर भी अपने ना हो सके। कितनी समझदार हो गई है तू बेटा। दरअसल बात यह थी कि माधुरी की माँ किशन के घर में काम किया करती थी, लेकिन जब माधुरी सिर्फ 15 साल की थी तभी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई और तभी से किशन ने उसकी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली थी। वहीं माधुरी के पिता तो उसकी माँ को बहुत पहले ही छोड़कर चले गए थे। किशन माधुरी को पढ़ाना लिखाना तो चाहता था, लेकिन उसके बेटे और बहू इस बात के खिलाफ थे। अच्छा बाबूजी, हम आपको बाथरूम तक ले चलते हैं। तो ये दिन ऐसे ही बीत जाता है। माधुरी किशन की इसी तरह सेवा करती रहती है। वहीं दोनों देवरानी जेठानी का व्यवहार अपने ससुर के प्रति और भी बुरा होता जाता है। तभी एक दिन, बेटा माधुरी, चिंटू कहाँ है? पहले तो चिंटू कभी कभी मेरे पास भी आ जाया करता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं आता। बंटी तो 15 साल का हो गया है, बड़ा हो गया है, इसलिए अपने में ही खोया रहता है। लेकिन चिंटू को क्या हो गया? रुकिए मालिक, मैं अभी चिंटू बाबा को बुला कर लाती हूँ। माधुरी चिंटू को बुलाकर लाती है। लीजिए बाबूजी, आ गए चिंटू बाबा। दादाजी। चिंटू बेटा, क्या बात है, आजकल मेरे पास भी नहीं आते तुम? वो दादाजी, मम्मी ने मना किया है, बोल रही थी कि मैं आपके पास ना आऊँ वरना मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा, तो मुझे डर लगता है इसलिए मैं नहीं आता। क्या? चिंटू की ये बातें सुनकर किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम्हारी मम्मी ने जो भी तुमसे कहा वो सब गलत है। अच्छा, हाँ, और नहीं तो क्या। दादाजी के पास बैठने से तो हमें अच्छा महसूस होता है और हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है बेटा। अच्छा, तो मैं आपसे दादाजी के पास बैठूंगा। तभी वहां पर बंटी आ जाता है। ओए चिंटू, यहाँ पर क्या कर रहा है? जल्दी अपने कमरे में चल, मम्मी आने वाली है तेरी। अगर तुझे यहाँ पर देख लेगी ना तो बहुत डांटेगी और मुझे अलग से डांटेगी। क्यों? अरे वो चाची ने मुझे चिंटू को देखने के लिए कहा था बस। अरे तुझे सुनाई नहीं देता क्या? चलना जल्दी। हाँ भैया। चिंटू छोटा था, बच्चा था, इसलिए वो कर भी क्या सकता था। वो चुपचाप बंटी के साथ चला जाता है। देखा माधुरी बेटा तूने, क्या अपने ऐसे होते हैं, क्या अपने अपनों का दिल दुखाते हैं।
मेरे बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? रोइए मत बाबूजी, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। किशन इस बात से बहुत परेशान हो जाता है। उसे रात भर नींद नहीं आती क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बेटे और बहू इतना नीचे गिर सकते हैं। खैर, ऐसे ही दुख के दिन बीतते रहते हैं और तभी एक दिन अचानक से माधुरी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। दीदी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं बिल्कुल भी काम करने की हालत में नहीं हूँ। हाँ हाँ ठीक है। तो घर की इकलौती नौकरानी माधुरी की तबीयत खराब हो जाने के कारण माधुरी काम नहीं कर पाती और 1-2 दिन पुष्पा और रानी को घर का काम करना पड़ता है। अरे जेठानी जी, मैं किचन का काम तो कर दूंगी, लेकिन ससुर जी का काम आप ही करिए। अरे उनका कमरा इतना छोटा, मुझे तो घुटन होती है वहाँ। अरे अरे, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। थोड़ा काम मुझे और थोड़ा काम तुम्हें मिलकर ही करना होगा। अरे मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि आप सब करिएगा, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप ससुर जी का काम देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे उनके कमरे में नहीं जाना। अरे तो मुझे उनके कमरे में जाने का कौन सा शौक चढ़ रहा है? मैंने कह दिया तो कह दिया। इस तरह देवरानी जेठानी अपने ससुर के काम के लिए लड़ने लगती हैं। दोनों लड़ाई में इतनी मगन हो जाती है कि इस बात का ख्याल भी नहीं रखती कि उन दोनों की आवाज़ किशन के छोटे से कमरे तक पहुंच रही है। किशन उन दोनों के झगड़े की आवाज़ सुनता रहता है और बेहद दुखी होता है। जेठानी जी, हमको आपकी सारी चाल पता है। हमको पता है आप ससुर जी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती है ना, लेकिन हम ये सब नहीं होने देंगे। हाँ, हम भी शहर की लड़की हैं। अच्छा, तो तू मुझ पर निगरानी रखती है? हाँ, अब समझ में आया। और वैसे भी तू क्या सोचती है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे जो सोचना है सोच। तभी वहां पर दोनों के पति आ जाते हैं। भाभी, आप बेवजह हमारी पत्नी को क्यों डांट रही हैं? अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तेरी बीवी कितना बोल रही है। उसे कुछ बोलने के बजाय उल्टा तू मेरी बीवी को बोल रहा है। तो सही तो कह रहे हैं मेरे पति। अरे चुप हो जा तू। और इस तरह चारों के बीच बहुत लड़ाई होती है। कुछ घंटे बाद दोनों देवरानी जेठानी अपना अलग अलग खाना मंगाती हैं और खाती हैं। इसके बाद, ससुर जी ये खाना अब तो आप थोड़ा बहुत अपने हाथों से खा सकते हैं ना, खा लीजिए। खाना देकर रानी वहां से चली जाती है। रानी ने कोई खाना नहीं बनाया था, बल्कि उसने अपने ससुर जी को कल की बासी रोटी दे दी थी। वो अक्सर ही ऐसा किया करती थी। 2 दिन बाद माधुरी की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है। बाबूजी, आप तो बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। बेटा, मेरी बहू अभी भी मुझे बासी खाना दे रही थी तो मैं खाना नहीं खा रहा था, चुपचाप कोने में रख देता था। वो देख, वो पड़ी रोटियां। हे भगवान, अब हम क्या कहें। अभी हम आपके लिए ताज़ा ताज़ा खाना बनाकर ले आ रहे हैं, ठीक है? माधुरी जल्दी से किशन के लिए खाना बनाकर लाती है और उसे खिलाने लगती है। बेटा, अगर तू ना हो तो मैं तो इस घर में जिंदा ही ना रहूं। ऐसे मत बोलिए बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा। माधुरी बेचारी ऐसे ही किशन का ध्यान रखती रहती है। किशन के घर में ऐसे ही गड़बड़ चलती रहती। तभी एक रात सभी लोग किशन के कमरे में जाते हैं, जहां माधुरी नीचे चटाई बिछाकर सो रही थी। तुम सब? आप सब? माधुरी, मासूम बनने का नाटक काफ़ी अच्छा कर लेती हो तुम। क्या? ये क्या बोल रहा है तू विनय? हाँ मालिक, आप अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे शक्ल तो देखो कितनी भोली बना रखी है। कोई इसकी शक्ल देखकर ये नहीं बोल पाएगा कि ये कितनी बड़ी चोर है। माधुरी, तूने तो जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। सच में मन तो करता है इसे अब भी धक्के मारकर निकाल दूं। दीदी भैया, ये आप सब क्या बोल रहे हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? अभी बताता हूं तूने क्या किया। कमल माधुरी का एक बैग लेकर आता है और उसे किशन के सामने खोलता है। ये सब क्या है? बाबूजी, ये मेरा बैग है, लेकिन इसमें जो सामान रखा है वो मेरा नहीं है। दरअसल माधुरी के बैग में ढेर सारे सोने और जेवरात रखे हुए थे। गौर से देखिए पिताजी, ये सारे जेवर रानी और पुष्पा के हैं। ये आज रात को चोरी करके इस घर से भागने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि बंटी ने इसे किसी से कॉल पर बातें करते हुए सुन लिया था और इसने हम सबको बता दिया। क्यों बंटी बेटा, मैं सही बोल रहा हूं ना? हाँ दादाजी। अरे देखते क्या हो जी, जल्दी पुलिस को बुलाओ। नहीं नहीं दीदी, यकीन कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया, भगवान कसम। तभी किशन जोर जोर से हंसने लगता है। अरे ससुर जी, आप ठीक तो हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो आगे होने वाला है ये सुनकर तुम सब ठीक नहीं रहोगे। पिताजी क्या बोल रहे हैं आप? तुम लोगों को क्या लगा कि जासूसी करना सिर्फ तुम लोगों को ही आता है? अरे तुम लोगों की इन हरकतों के बारे में माधुरी को पहले ही सब कुछ पता चल गया था। मुझे पता है कि तुम लोग माधुरी को फंसाने के लिए ये सब कर रहे हो। अरे पिताजी, हम भला ऐसा क्यों करेंगे?
क्योंकि तुम लोगों को ये बात पता चल गई थी कि मैं अपनी जायदाद का हिस्सा माधुरी को देने वाला हूं और आधा हिस्सा वृद्धाश्रम बनवाने के लिए देने वाला हूं। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। हाँ कमल भैया, हमने आप सबकी सारी बात सुन ली थी और बाबूजी को बता दिया था। अरे कमल, तुम इतने नीचे गिर गए कि अपने इस बेहुदा प्लान में अपने बेटे बंटी को भी शामिल कर लिया। अरे तुम लोग ये बात कब समझोगे कि वो एक बच्चा है, उसे भी अपने जैसा बना दोगे क्या? मैंने तो तुम लोगों को झेल लिया, लेकिन शायद अगर बंटी बिगड़ गया तो तुम लोग उसे नहीं झेल पाओगे। जाओ, निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। पापा ऐसा मत करिए। हाँ पापा। चारों किशन से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन किशन उनकी एक नहीं सुनता। वादे के मुताबिक किशन अपनी नौकरानी माधुरी को अपने जायदाद का कुछ हिस्सा देता है और बाकी के हिस्से से एक वृद्धाश्रम बनवा देता है, जिसकी निगरानी माधुरी करती है। एक दिन माधुरी किशन को व्हीलचेयर में वृद्धाश्रम ले जाती है। माधुरी बेटा, तुम जो कर रही हो ना, बहुत नेक काम है। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। Thanks for watching. Please like and subscribe.